फ्रेंड्स, एनक्लिक सॉन्डर्स अपन थ्योरी क्लास से स्टडी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 24 लेबर एंड बर्थ, जिसका पार्ट फर्स्ट अपन ने स्टडी कर लिया। आज अपन स्टडी करेंगे पार्ट सेकंड। ठीक है, देखिए आज के टॉपिक में अपन स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर। लेबर का मैकेनिज्म क्या रहता है, सिंपल सा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे असेसमेंट की। ठीक है, अब ये जो असेसमेंट है मैकेनिज्म ऑफ लेबर में असेसमेंट पढ़ेंगे। असेसमेंट किसका हो रहा है यहाँ पे, मदर का। ठीक है, तो ये मदर का असेसमेंट चलेगा इसमें। देन अपन बात करेंगे एक्चुअल मैकेनिज्म की, लेबर का जो मैकेनिज्म है उसकी बात अपन आगे करेंगे। तो असेसमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले लेबर जब स्टार्ट होता है, ठीक है, तो कुछ एक चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी होती है, वही असेस करते हैं अपन। तो लाइटनिंग या ड्रॉपिंग या एंगेजमेंट होगा सबसे पहले। तो फर्स्ट जो चीज़ है दैट इज लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब होता है कि जो फिटस है, ठीक है, इस फिटस का इस मैटरनल पेल्विस में डाउनवर्ड आना। ठीक है, डाउनवर्ड आना, यहाँ पे नीचे की तरफ आना, इसी को बोलते हैं अपन एंगेजमेंट और इसी को अपन बोलते हैं ड्रॉपिंग। एंगेजमेंट का मतलब होता है कि फिटल हेड का एक्चुअल जो पेल्विक ब्रिम है वहाँ तक आना। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इंक्रीज होंगे जैसे जैसे लेबर एक्चुअल लेबर स्टार्ट होगा। तो ब्रेक्सटन हिक्स जो कॉन्ट्रैक्शन है यानी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है मदर के अंदर, ठीक है, वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। मदर फील करेगी, ये मदर अपने को बताएगी। नेक्स्ट इंक्रीज वेजाइनल सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे, और साथ ही साथ जो सिक्रीशंस हैं वो क्या हो जाएंगे, डेंस हो जाएंगे, डेंस हो जाएंगे। और क्या होगा, ब्लड टिंग्ड सर्वाइकल म्यूकोजा अपने को फाइंड होगी। ब्लड टिंग का मतलब होता है कि जैसे जैसे एक्चुअल लेबर स्टार्ट होता है तो जो मेम्ब्रेन अपनी एमनियोटिक मेम्ब्रेन है वो हल्की सी रप्चर होती है, और साथ ही साथ क्या होता है, उसके साथ में फ्लूइड और प्लस जो ब्लड स्ट्रेन है वो अपने को मिलेंगे। ठीक है, तो ब्लड टिंग्ड सर्वाइकल म्यूकोजा जो है वो अपने को सीन होगी। और क्या होगा, वुमन सडनली ब्रस्ट एनर्जी, मदर जो है वो अचानक से फोर्स लगाएगी, कॉन्ट्रैक्शन के साथ में वो अपना फोर्स लगाएगी, तो उसको अपन बोलते हैं नेस्टिंग, जिसको अपन बोलते हैं नेस्टिंग। ये ध्यान में रखना है। नेस्टिंग का एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, एक ऐसी शब्दावली है, इसका मतलब होता है कि लेबर के दौरान जैसे जैसे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन लगते हैं तो मदर भी क्या करती है, फोर्स लगाती है, पुश करती है। ठीक है, तो वो पुश करने में जो एनर्जी लगती है उसको ही बोलते हैं अपन नेस्टिंग। ठीक है, ये आपको कहीं ऐसे जनरल वे में ये वर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये गायनोकोलॉजी का ही वर्ड है। नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये मिलेगा अपने को। और क्या चीज़ करेंगे अपन, स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मिलेगा। अब देखिए स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन क्या होता है कि जैसे ही टर्म प्रेगनेंसी पहुंचती है 37 वीक टू 40 वीक के बीच में जब पहुंचती है, जब डिलीवरी होने वाला होता है और जब लेबर स्टार्ट होता है, तो उस दौरान जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, रप्चर होती है, बच्चे को बाहर आना होता है। ठीक है, तो अपने आप स्पॉन्टेनियसली वो क्या होती है, रप्चर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये भी ध्यान में रखना अपने को। एक होता है ट्रू लेबर, एक होता है फॉल्स लेबर। ट्रू लेबर पेन या ट्रू लेबर क्या होता है, ट्रू लेबर के अंदर जो पेन है मदर को होने वाला, जो यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो पेन है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता है। ठीक है, और साथ ही साथ सर्विक्स जो है ये भी डायलेट होता है, सर्विक्स भी क्या होता है, ओपन होता है। जबकि फॉल्स लेबर जो है इसमें क्या होता है, पेन कैन नॉट अकर, प्रोग्रेसिवली नहीं होता है। ठीक है ना, पेन होता है लेकिन प्रोग्रेसिवली नहीं होता है, पेन किलर के बाद में सबसाइड हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि यहाँ पे सर्वाइकल जो डायलेशन है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, सर्विक्स जो है वो डायलेट नहीं होगी, सर्विक्स डायलेट होगी सिर्फ और सिर्फ ट्रू लेबर पेन में, ट्रू लेबर में। ठीक है, तो ये तो हो गया असेसमेंट। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे थे, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, जिसके दो पार्ट हैं, एक तो असेसमेंट और दूसरा पार्ट है एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ लेबर। ये देखिए अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म जो है सिंपल सा, ये ध्यान में रखना है, कुछ इसमें से रटने वाली बातें नहीं है। सबसे पहले ये मैकेनिज्म में आपको स्टेप्स ध्यान में रखनी है, 1 2 तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप, 5वीं स्टेप, 6ठी, 7वीं और 8वीं, ये 8 स्टेप आपको ध्यान में रखनी है, जिनका सूत्र है ये EDFICERE। ठीक है, EDFICERE, EDFICERE, ये सूत्र ध्यान में रख लेना। E इंगेजमेंट, D डिसेंट, F फ्लेक्शन, I इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, E एक्सटेंशन, R रेस्टिट्यूशन, E
एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर, और ई एक्सपल्शन। ठीक है, ये सूत्र ये रहा, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं सिंपल सा बता देता हूँ। इंगेजमेंट में बता चुका हूँ। इंगेजमेंट का मतलब होता है कि फिटल हेड जो है, ये पूरी प्रोसेस जो है ना, इस प्रोसेस के अंत में होना क्या है, एक्सपल्सन ऑफ फिटस, बच्चा बाहर आएगा बस। ठीक है, अब वो किस तरह से घूम रहा है, फिर रहा है, इधर उधर हो रहा है, किस तरीके से वो स्टाइल में नीचे आ रहा है, बस यही बताया है इस मैकेनिज्म में। ठीक है, तो मैं आपको सिंपली मौखिक बता देता हूँ, कोई रटने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता एग्जाम में। ठीक है, ये प्रोसेस जरूर पूछते हैं, बताओ ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस ध्यान में रखना है बस। ठीक है, तो सबसे पहले होगा इंगेजमेंट का मतलब होता है ये पेल्विस है, ये बच्चा है। ठीक है, ये इसका फिटस का हेड है, फिटस हेड का पेल्विक ब्रिम में आना। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आना, एंगेजमेंट, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट, डिसेंट का मतलब होता है पेल्विक ब्रिम से भी लोअर आना और नीचे आना। ठीक है, एंगेजमेंट का मतलब होता है पेल्विक तक आना। ठीक है, और दूसरा डिसेंट का मतलब होता है पेल्विक के नीचे और डाउन आना, यानी ब्रिम जो है, ब्रिम से भी नीचे आना। ठीक है, ये क्या है, ये पेल्विक है, ये नीचे इसका क्या है, पेल्विक ब्रिम है। ठीक है, ये क्या है, इनलेट, ये ब्रिम या केविटी, या ये आउटलेट। ठीक है, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ, इससे भी नीचे आना, उसको बोलते हैं बट डिसेंट। ठीक है, बेसिकली दोनों टर्मिनोलॉजी का मतलब, डिसेंट और इंगेजमेंट का मतलब होता है डाउनवर्ड आना, बच्चे का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो डाउनवर्ड आना। ठीक है, देन अपन बात करते हैं फ्लेक्शन का मतलब होता है ये बच्चा है, ये इसकी मुंडी है, ये इसका हेड है। ठीक है, ये क्या होगा, अपने चेस्ट की तरफ डाउन करेगा, ये चेस्ट, अपनी छाती जो है, यानी ठोडी जो है, अपनी ठोडी को, चिन को चेस्ट की तरफ करेगा, उसको बोलते हैं फ्लेक्शन। ठीक है, एक इसका अपोजिट वर्ड होता है एक्सटेंशन, वो अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, फ्लेक्शन तक समझ में आ गया। देन होगा इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, पूरा लिख लेना ये, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, फ्लेक्शन किया बच्चे ने। ठीक है, फ्लेक्शन के बाद में क्या करेगा, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, अपना जो हेड है, सिर्फ हेड, धड़ नहीं घुमाएगा, जो ट्रंक है, चेस्ट है या पैर है, ये नहीं घुमाएगा, सिर्फ अपना जो हेड है उस हेड को एक साइड में रोटेट करेगा, चाहे वो राइट साइड में करो, चाहे वो लेफ्ट साइड में करो। ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट, आगे जो पार्ट है दैट इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है, एक्सटेंशन होता है इस फ्लेक्शन के जस्ट अपोजिट। किसके अपोजिट, फ्लेक्शन के जस्ट अपोजिट। फ्लेक्शन में क्या था, जो गर्दन है, जो नाक है, मुंडी है, सॉरी जो नेक है, वो क्या हो रही थी, चिन की तरफ आई थी। फ्लेक्शन में क्या करेगा, ये पीछे की तरफ करेगा। ठीक है, कैसे करेगा, ये मान लीजिए ये है बच्चा, ठीक है, सॉरी ये क्या है, फिटनेस है। ठीक है, फ्लेक्शन में क्या किया इसने, यहाँ चिन चेस्ट की तरफ किया। ठीक है, एक्सटेंशन में एक पीछे की तरफ करेगा, ये एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, एक्सटेंशन जैसे ही करेगा ना, तो ध्यान में रखना एक प्रोसेस और होगी जिसको अपन बोलते हैं क्राउनिंग। ठीक है ना, क्राउनिंग होगी। क्राउनिंग का मतलब होता है कि बच्चे का जो हेड है वो वेजाइना के थ्रू दिखने लग जाएगा, विजिबल होने लग जाएगा। ठीक है ना, और पता चल जाएगा कि हाँ बच्चा बाहर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रीअलाइन ऑफ हेड। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रीअलाइन ऑफ हेड। अब देखिए, जो हेड को बच्चे ने प्रीवियसली रोटेट किया था, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे रोटेट किया था ना, उसको वो क्या करेगा, वापस सीधा कर लेगा, बस बात इतनी है। ठीक है, पहले राइट में किया था तो अब वो क्या करेगा, सीधा कर लेगा वापस, रीअलाइन, अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और क्या होगा, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर। अब इतनी देर बात हो रही थी हेड की, हेड घूम रहा था, अब बच्चे का सर भी बाहर दिखने लग गया। ठीक है, अब क्या करेगा वो, अब हेड मूव नहीं करेगा, बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा हेड, अब वो करेगा शोल्डर, क्योंकि अंदर शोल्डर ही बचा हुआ है उसका, शोल्डर को मूव करेगा। ठीक है, और जैसे ही शोल्डर मूव करेगा तो उसका एक शोल्डर बाहर आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ उसका हेड भी बाहर आ जाएगा। और देन जैसे ही वो एक उसका शोल्डर और एक और दूसरा उसका हेड साथ में बाहर आएगा, ये दोनों बाहर आते हैं, उसको कैच करके धीरे धीरे उसको बाहर पुश कर लिया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं एक्सपल्सन। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो गई मैकेनिज्म ऑफ लेबर। सूत्र ये ध्यान में रख लेना, ईडी फीसरे, बस बात खत्म। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला जो इसमें पार्ट है दैट इज लियोपोल्ड मैन्यूवर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बने एग्जाम में। तो देखिए सिंपल सा बता देता हूँ मैं आपको, लियोपोल्ड मैन्यूवर है क्या। मैन्यूवर का मतलब होता है कोई हाथ से कुछ करके एसेस करके कुछ चीज़ें देखना, आइडेंटिफाई करना, उसको अपन मैन्यूवर बोल देते हैं। ठीक है ना, लियोपोल्ड ये वैज्ञानिक था, इसने अपने नाम पर ये मैन्यूवर दिया। तो है क्या, इट इज़ अ मेथड ऑफ पाल्पेशन टू डिटरमाइन प्रेजेंटेशन एंड पोजिशन ऑफ फिटस। पाल्पेट करके, दबा करके, महसूस करके ये आइडेंटिफाई करना कि बच्चे का पोजीशन क्या है।
ठीक है ना, हेड नीचे है, हेड ऊपर की तरफ है, कहाँ पर है, ठीक है ना। तो 4 बेसिकली इसने मैन्यूवर दिए थे। इसको इसने बोला फंडल ग्रिप फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट लियोपोल्ड, लेटरल ग्रिप, तीसरा पेवलिक ग्रिप, जिसको लियोपोल्ड थर्ड बोल दिया, और चौथा है पेल्विक ग्रिप फोर्थ लियोपोल्ड, ठीक है। ये ध्यान में रखना, दोनों अलग अलग है, ये है पेवलिक, ये है पेल्विक, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है फंडल ग्रिप। फंडल ग्रिप का मतलब होता है ये मदर है, ये मदर का इधर इस साइड में सर है, ठीक है ना। तो ठीक है, अब इसका अब्डोमेन जो है, ये अब्डोमेन है मदर का, इस अब्डोमेन का जो अपर पोर्शन है, अब्डोमेन का अपर पोर्शन, यहाँ पे दोनों हाथ लगा करके फील करना, ठीक है। फंडस वाला, यूट्रस का जो फंडस वाला पार्ट है, वहाँ पर हाथ लगाकर दोनों हाथ ऐसे फील करना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फंडल ग्रिप, फर्स्ट लियोपोल्ड। सेकंड है लेटरल ग्रिप। ये देखिए अब्डोमेन के लेटरली, फर्स्ट में कहा था यहाँ अटैच किया था, हाथ यहाँ पे टच किए थे। सेकंड में अपन क्या कर रहे हैं, लेटरली, ठीक है, नाभि के ये बीच में नाभि है, यहाँ पे दोनों तरफ क्या करेंगे अपन, असेस करेंगे, तो उसको बोल दिया लेटरल ग्रिप, जिसको सेकंड लियोपोल्ड बोलते हैं। थर्ड है पेवलिक ग्रिप। पेवलिक ग्रिप का मतलब होता है एक हाथ से चेक करना यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक है ना, कि बच्चे का सर आइडेंटिफाई करना, उसको अपन बोल दिया पेवलिक ग्रिप, थर्ड लियोपोल्ड। और फोर्थ जो लियोपोल्ड है या पेल्विक जो ग्रिप है, ये दोनों हाथ क्या करना, यहाँ नीचे की तरफ लोअर अब्डोमेन जो है यहाँ पे असेस करना। तो ये 4 ग्रिप इसने बताई थी, किसने, लियोपोल्ड ने। क्या असेस करते हैं, बच्चे का पोजीशन करते हैं दबा करके, फील करके। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज ब्रीथिंग टेक्निक्स। इंपॉर्टेंट है ये भी, लेबर के दौरान ब्रीथिंग की टेक्निक मदर को सबसे ज़्यादा जरूरी है, बताया जाता है मदर को बाकायदा। तो देखिए, इट प्रोवाइड ए फोकस ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन एंड इंटरफेयरिंग विथ पेन, क्योंकि पेन होगा और पेन के साथ में ब्रीथिंग का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, ठीक है। पेन के साथ में ब्रीथिंग का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहता है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे पेन बढ़ेगा ना, तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि ब्रीथिंग रेट जो है, यानी रेस्पिरेशन का रेट जो है, ये भी बढ़ जाता है, ठीक है। और यदि रेस्पिरेशन का रेट बढ़ गया और यदि वो शेलो हुआ, यानी प्रॉपर डीप ब्रीथिंग नहीं हुआ, तो ऑक्सीजन का डिप्राइवेशन हो जाएगा बॉडी में, ठीक है ना। तो इसलिए मदर को प्रॉपर ब्रीथिंग किस प्रकार से करना है वो बताया जाता है, डीप ब्रीथिंग करना है, ब्लो करना है, वो सब चीज़ें मदर को बताई जाती है, ठीक है। देन प्रोमोट रिलैक्सेशन एंड ऑक्सीजनेशन। ब्रीथिंग टेक्निक क्या करती है, रिलैक्सेशन प्रमोट करती है और मदर के अंदर ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति करती है, ठीक है। तो ये मदर को ये भी बताई जाती है, ठीक है। ये सारे अनकलेक्ट के पॉइंट है, अपन ने कुछ ऐड नहीं किया इसमें अपनी तरफ से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फीटल मॉनिटरिंग। तो देखिए फीटल मॉनिटरिंग जरूरी है, क्यों है, क्योंकि बच्चे का जो फीटल हार्ट रेट है, ठीक है ना, स्पेशली, और उसकी जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत ज़रूरी है, वो सारा उसकी नॉर्मल कंडीशन को अपने को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन असेस करेंगे फीटल हार्ट रेट। जनरली कितनी होती है, 8 टर्म प्रेगनेंसी पे 110 से 160 बीट पर मिनट होती है। अब नॉर्मल फीटल हार्ट रेट की बात करें तो ब्रेडिकार्डिया, टेकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया जब हार्ट रेट लेस देन 100 हो जाए बीट पर मिनट, और टेकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट मोर देन 160 बीट पर मिनट हो जाए। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में क्या रखनी है, यदि फीटल हार्ट रेट, यदि फीटस जो है वो ब्रेडिकार्डिया या फिर टेकीकार्डिया शो कर रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देन उसको क्या करना है, मैनेजमेंट के रूप में अपने को ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट करनी है, किसको, मदर को, ठीक है। जैसे ही ऑक्सीजन स्टार्ट करेंगे ये नॉर्मल हो जाएगा हार्ट रेट। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेरिएबिलिटी। इंपॉर्टेंट टर्म है वेरिएबिलिटी। क्या होती है, इट इज़ फ्लक्चुएशन ऑफ फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट का अप डाउन होना, बढ़ना या घटना, उसको बोलते हैं वेरिएबिलिटी। इट अकर ड्यू टू फीटल हाइपोक्सिया, बात बता दी मैंने, हाइपोक्सिया की वजह से होता है ये सब। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है एसिलरेशन। एसिलरेशन, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, सारे ध्यान में रखना। एसिलरेशन का मतलब होता है टेम्परेरी इंक्रीज फीटल हार्ट रेट फॉर एटलीस्ट 15 बीट पर मिनट मोर देन बेस लाइन। यानी बेस लाइन मान लीजिए 100 हार्ट रेट है बच्चे की, या 110 है मान लीजिए, ठीक है। 110 से अचानक से ऊपर चले जाना, कितनी, 15, एटलीस्ट 15 बता रहा ना ये, एटलीस्ट 15 हार्ट रेट जो है वो ऊपर चले जाना, ठीक है। एंड लास्टिंग एटलीस्ट 15 सेकेंड, 15 बेस लाइन हार्ट रेट से, ये बेस लाइन है बच्चे की मान लीजिए, इससे 15 बीट ऊपर चले जाना, और कितने देर तक रहना, कम से कम 15 सेकेंड तक रहना। वो बढ़ी हुई जो हार्ट रेट है वो 15 सेकंड तक बनी रहना, उसको अपन बोलते हैं एसिलरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिसिलरेशन। डिएसिलरेशन का मतलब होता है हार्ट रेट का घटना। अब देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड जो है, एक होता है अर्ली डिएसिलरेशन, एक होता है लेट डिएसिलरेशन, और एक होता है, आगे अपन स्टडी करेंगे, वेरिएबल डिएसिलरेशन, ठीक है। तो 3 प्रकार की हार्ट रेट घटती है बच्चे के अंदर। अर्ली डिएसिलरेशन की बात करें तो देखिए डिक्रीज फीटल हार्ट रेट बिलो बेस लाइन,
यानी बेस लाइन मान लीजिए 110 है और उस 110 हार्ट रेट से डिक्रीज हो रही है बच्चे की हार्ट रेट, तो उसको अपन ने बोल दिया डीएसिलरेशन। लेकिन अर्ली डीएसिलरेशन क्या है कि जब हार्ट रेट तो घट रही है, हार्ट रेट बच्चे की घट रही है, लेकिन इट अकर ड्यूरिंग फिटल हेड इज प्रेस्ड अगेंस्ट पेशेंट्स पेल्विस। जो मदर का पेल्विस है उस पेल्विस की वजह से, उस पेल्विस के अंदर बच्चे का हेड यदि कंप्रेस्ड है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से यदि हार्ट रेट घट रही है तो उसको अपन बोलेंगे अर्ली डीएसिलरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लेट डीएसिलरेशन। वही बात, डीएसिलरेशन का मतलब डिक्रीज फिटल हार्ट रेट बिलो बेसलाइन। ठीक है, जो बेसलाइन हार्ट रेट है उससे कम हो रही है, लेकिन इसका कारण अलग है। लेट डीएसिलरेशन का कारण क्या होता है? इट अकर ड्यू टू प्लेसेंटल इनसफिशियंसी। प्लेसेंटल इनसफिशियंसी, प्लेसेंटा के अंदर जो ब्लड की आपूर्ति हो रही है उसकी कमी की वजह से यदि हार्ट रेट घट रही है बच्चे की, तो उसको अपन ने बोल दिया लेट डीएसिलरेशन। और थर्ड वन और लास्ट वन है वेरिएबल डीएसिलरेशन। डिक्रीज फिटल हार्ट रेट, फिटल हार्ट रेट घट रही है लेकिन किसकी वजह से? ड्यू टू कॉर्ड प्रोट्रूजन या कॉर्ड प्रोलेप्स, अम्बिलिकल कॉर्ड के प्रोलेप्स होने की वजह से फिटल हार्ट रेट घट रही है, तो उसको अपन ने बोल दिया वेरिएबल डीएसिलरेशन। ठीक है, अब देखिए मैनेजमेंट एक ध्यान में रखना है, मैनेजमेंट ऑफ ऑल डीएसिलरेशन। जब भी बच्चे का हार्ट रेट घटता है चाहे कोई भी कारण हो, तो उसमें ऑक्सीजन जो थेरेपी है वो स्टार्ट कर दो और मदर का पोजीशन चेंज कर दो, बस अपने आप सही हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट, हाइपरटोनिक यूट्रस एक्टिविटी, यूट्राइन एक्टिविटी। ये भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दी हुई है एनक्लेक्स में। हाइपरटोनिक यूट्राइन एक्टिविटी का मतलब होता है कि जो मदर के कॉन्ट्रैक्शन है वो तेज़ लग रही है, या तो इंटेंस हो रहे हैं वो, ठीक है ना, ज़्यादा जोर से लग रहे हैं, पेन ज़्यादा हो रहा है, या फिर वो फास्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको अपने को क्या करना है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ये अपने को नोट करके रखना है और अपने को डॉक्टर को बताना है, दैट्स इट। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपना होता है पार्ट सेकंड, लास्ट अपन स्टडी करेंगे पार्ट थर्ड। धन्यवाद।